हम्म। हाँ। 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम से कसरिया का अधिकांश जीवन कलकत्ता, जिसे अभी हम कोलकाता बुलाते हैं, कोलकाता में बीता। ये लेखक का परिचय है सीताराम से कसरिया का। व्यापार व्यवसाय से जुड़े से कसरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक, संचालक रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। कुछ साल तक आजाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। सीताराम से कसरिया को विद्यालयी शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला। स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। स्वाध्याय से क्या मतलब होता है, अर्थ होता है बच्चों? कोई बताइए। हाँ, स्वयं स्वयं से पढ़ाई। वेरी गुड। यानी इनको विद्यालय जाने का अवसर नहीं मिला। इन्होंने स्वयं ही जो कुछ पढ़ा लिखा उसी से इन्होंने ज्ञान अर्जन किया। स्मृतिकरण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। अब बारी आती है पाठ प्रवेश। पाठ प्रवेश यानी इस पाठ में उन्होंने क्या कहा है, किस बात की चर्चा हुई है इस पाठ में। सीताराम से कसरिया ने किस बात पर मुख्य रूप से अपनी बात कही है, उसका वर्णन है। अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन ने जनता में आजादी की अलख जगाई। अलख जगाना का अर्थ क्या होता है, कोई बता सकता है? आजादी की अलख जगाई। अलख जगाना यानी, यस, वेरी गुड, चेतना, चेतना पैदा करना। आजादी की अलख जगाना मतलब आजादी की भावना या चेतना जागृत करना। देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार, यानी हमारा देश आजाद कब हुआ था बच्चों, बताओ? हमारा देश भारत आजाद कब हुआ? 1947, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। तो ये जो कहानी है 26 जनवरी 1930, क्या हमारा भारत उस समय आजाद था? नहीं। तो 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में, इसीलिए यहाँ पर गुलाम भारत शब्द का प्रयोग हुआ है, भारत तो था लेकिन गुलाम था, में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। हमें आज़ादी तो मिल गई 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उससे पहले भी 26 जनवरी 1930 को लोगों ने एक स्वतंत्रता दिवस मनाया था और यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद यानी 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना और इसीलिए ये 26 जनवरी 1930 से हम लोग लगातार आज़ादी मनाते रहे, लेकिन हमें पूरी तरह से आज़ादी मिली कब? 15 अगस्त 1947 को। और यही कारण था कि आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम से कसरिया आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। आप बच्चों में से भी कुछ बच्चे जो होंगे जिनको डायरी लिखने की आदत अगर होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आप लोगों से तो एक कहना चाहूंगी, क्लास 10th के स्टूडेंट आप लोग हैं, आप एक डायरी आपके घर में पुरानी भी अगर हो या कोई भी कॉपी भी या कोई भी ऐसी डायरी, तो उसमें आप कोशिश करें, पुरानी डायरी भी ले सकते हैं और उसमें डेट वाइज, जैसे अभी आपका कोरोना का समय चल रहा है, इस समय आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं
क्या महसूस कर रहे हैं? पढ़ाई जो है आपकी ऑनलाइन हो रही है, उसमें किन-किन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ रहा है? यानी दिन भर की बातें, आपने जो पढ़ाई की, किस विषय में, कौन-सा विषय आपको अच्छे तरीके से समझ में आया, कौन-सा विषय नहीं समझ में आया और उसमें समझने की आवश्यकता है, ठीक है? घर में आप रह रहे हैं, तो इस कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं, आस-पास की स्थिति, माहौल, घर का माहौल, घर में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो बच्चों, डायरी कहा जाता है कि सबसे बढ़िया दोस्त होता है और वो आपकी बातों को अपने तक सीमित रखता है, अपने तक समेट कर रखता है। और हम बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसे किसी से कह नहीं पाते, हम अपने सच्चे साथी, सच्चे दोस्त डायरी को लिख देते हैं, डायरी में लिख देते हैं और डायरी उसे अपने आप में समेट लेती है और फिर हम उसे सही जगह सहेज कर रख देते हैं। तो इसी तरह से आप लोग इसको एक आदत बना लीजिए, ठीक है? और ये एक तरह से आपका प्रोजेक्ट वर्क में भी काम आएगा, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप 2 पेज ही लिखें, 4 पेज लिखें, 1 पेज भी आप रात में जब पूरी पढ़ाई-लिखाई हो जा रही है, खाना खा लेने के बाद, आप कम से कम 10 पंक्ति में भी लिखने की कोशिश ज़रूर करें। समय दे दीजिए, डेट दे दीजिए, जैसे आज आपका 23 तारीख है, लिख दीजिए 23/4/2021। आज का ये दे दीजिए, दिन दे दीजिए, दिनांक दिया आपने, दिन लिखा, दिन आज शुक्रवार है, वो लिख दीजिए। इधर लेफ्ट साइड में ये लिखेंगे, डेट और दिनांक और दिन जो है वो लेफ्ट साइड लिखेंगे। राइट साइड में आप अपना लिखेंगे रात्रि का समय, जो भी है रात में लिख रहे हैं। डायरी अक्सर रात में ही लिखी जाती है, दिन भर के अनुभवों का निचोड़। रात में आप 10 बजे लिख रहे हैं, कितने बजे लिख रहे हैं वो टाइम लिख दीजिए और फिर आप अपना लिखिए कि आज का दिन कैसा बीता, किस विषय में आपको अच्छा लगा, पढ़ाई अच्छी लगी या और आपने क्या महसूस किया, यानी अपनी फीलिंग्स को आप डायरी में लिखिए और आने वाले समय में आपकी लेखन के प्रति रुचि भी बढ़ेगी। और दूसरी बात ये होगी कि एक तरह से आप अपने मन की बात को डायरी में लिख सकते हैं और एक प्रोजेक्ट के माध्यम से इसको आप लोगों को मार्क्स भी इसमें मैं दूंगी। बात आ रही समझ में? तो डायरी लिखने की कला होनी चाहिए, डायरी लिखना चाहिए, ठीक है? कर लोगे सभी बच्चे? हाँ? हेलो? हेलो? हाँ, हाँ, इसको आप लोग ज़रूर इसको लिखिए। तो लेखक यहाँ पर क्या करते थे, एक निजी डायरी में वो दर्ज कर लेते थे और यह क्रम कई वर्षों तक चला। ये बच्चों 1-2 महीने की बात नहीं है, कई वर्षों तक वो डायरी लिखते रहे। तो इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। तो जो उन्होंने डायरी लिखी थी, उसी डायरी का एक अंश है ये, जो किस तारीख को उन्होंने लिखा था, 26 जनवरी 1931 को। क्या हुआ था कलकत्ता में, कौन सा कष्ट उन्हें झेलना पड़ा था, कौन सी बात हुई थी, कौन सी घटना घटित हुई थी, इन सब का वर्णन उन्होंने इस डायरी में लिखा था। बहुत सारे, लेकिन ये 26 जनवरी 1931 का जो घटना है, 31 की जो घटना है वो उन्होंने इसमें लिखा है और उसी का एक वर्णन यहाँ पर किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने इस देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। यानी 26 जनवरी 1931 को आखिर जो डायरी का वो दिन, डायरी में लिखे गए बहुत सारे दिन उन्होंने लिखे हैं लेखक सीताराम से कसरिया ने, लेकिन आखिर कौन सी ऐसी खास बात थी 26 जनवरी 1931 को, तो उसी में इसका वर्णन है कि उस दिन भी स्वतंत्रता दिवस को बड़े जोश खरोश से मनाया गया, लेकिन अंग्रेज प्रशासकों ने क्या किया था, उन्होंने माना कि नहीं, भारतवासियों ने बहुत बड़ा अपराध किया है और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर बड़े जुल्म ढाए गए और यही सब इस पाठ में सीताराम से कसरिया ने लिखा है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह कर न सके। कृत संकल्प मतलब एक संगठित समाज, हमारे समाज में रहने वाले जो लोग हैं एक साथ यदि एकत्रित हो जाएं और अन्याय के खिलाफ और किसी गलत चीज के खिलाफ यदि वो लड़ाई के लिए उतर आए तो कोई भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो डायरी का एक पन्ना, जैसा कि शीर्षक ही है कि डायरी का एक पन्ना ही यहाँ उसका वर्णन किया गया है
और वो दिन कौन सा है? 26 जनवरी 1931। अब डायरी हम लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं? लिख दिए दिनांक, समय लिख दिए। अब लेखक लिख रहे हैं कि आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था, यानी 1930 को भी मनाया गया था 26 जनवरी को, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि गत वर्ष यानी पिछले वर्ष हमारा हिस्सा यानी हमारी सहभागिता बहुत साधारण थी। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था, लेकिन इस वर्ष हम जितना उस आज़ादी के लड़ाई में, यानी 26 जनवरी 1931 को जो हम आज़ादी का दिवस मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसमें हमने अपनी सहभागिता बहुत बढ़ चढ़कर दी। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है, और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। और सारे कार्यभार, सारे जो भी आज़ादी की लड़ाई के लिए जो भी काम करना होता था, वो सब लेखक अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी लिए थे। और सारे जो कार्यकर्ता थे वो घर घर जाकर लोगों को बताते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो आज़ादी की लड़ाई को अपना उद्देश्य बना लिए थे जीवन का, कि नहीं, जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक हम इन अंग्रेजों का मुकाबला करते रहें, चाहे इसमें हमारी जान ही क्यों न चली जाए। कुछ भारतवासी ऐसे भी थे, भारतीय ऐसे भी थे, जो अंग्रेजों की अधीनता को बड़े ही खुशी से स्वीकार कर लिए, क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे ऐसे लोगों को जो कमजोर किस्म के लोग थे। समाज में बहुत तरह के लोग आज भी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत चीज़ों का विरोध करते हैं, गलत नीतियों का विरोध करते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आज़ादी जो है वो, आप लोग हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़े होंगे, क्लास 8 में पढ़े होंगे ना? हाँ, कि आज़ादी जो है वो पक्षी और जानवरों तक को प्यारी होती है, मनुष्य की तो बात ही छोड़िए। वो भी सोने के पिंजड़े में रहना पसंद नहीं करते हैं। उस पाठ में था ना शिवमंगल सिंह सुमन की कविता, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक इसी तरह यहाँ का लेखक कह रहे हैं कि समाज में, देश में कुछ लोग ऐसे भी थे जो आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। तो कुछ लोग अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने में अपना सोचते थे कि चलो भाई, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे देश, हमें क्या है, ये अंग्रेज हम इनकी दास्ता स्वीकार कर लेते हैं, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, ये क्या करते हैं, बदले में हमें पैसा देते हैं और हमें परेशान भी नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, ये भारत हमारा देश है और हमारे देश में ये बाहर के लोग क्या कर रहे हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे पहले अंग्रेज किसके लिए आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी आई जो थी भारत में क्या करने, व्यापार करने के लिए आई थी ना, और धीरे धीरे वे लोग यहाँ के मालिक बन बैठे। तो कुछ लोगों ने उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया और सारे जो इस देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी कहिए या वीर थे, जिन्होंने अपने प्राणों का, जो देशभक्त थे, उनके बारे में आप लोगों को पता ही है। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, सबको पता है ना कौन कौन से हमारे देश के देशभक्त थे? हाँ, जो बड़े ही कम समय में आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो लेखक कह रहे हैं कि कुछ लोगों को आज़ादी के प्रति किसी भी तरह का, वो लोग, कुछ लोग निरपेक्ष थे, न्यूट्रल जिनको कहते हैं, ना वो किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे, न वो अंग्रेजों का विरोध करते थे, बस चुपचाप जो समाज में, देश में हो रहा है वो मूक दर्शक बनकर देखते रहते थे। लेकिन कुछ लोग थे जो अपना सब कुछ कुर्बान करके अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए, खदेड़ने के लिए तत्पर रहते थे। तो लेखक कह रहे हैं कि बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। लेखक कह रहे हैं कि कलकत्ता का एक जगह है बड़ा बाजार, उसके मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया गया और कई मकान तो ऐसे सजा दिए गए थे कि लग रहा था कि सचमुच में स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। और कलकत्ते के हर भाग में झंडे लगा दिए गए, राष्ट्रीय ध्वज, है ना। और जिस रास्ते से भी मनुष्य जाते थे ऐसा लगता था कि लोगों में उत्साह की भावना भरी हुई है, नवीनता की भावना भरी हुई है। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। सबसे पहले बच्चों शब्दार्थ जरा देख लो, सबके पास किताबें हैं ना? चलिए किताब खोलिए, शब्दार्थ देखिए। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति यानी फिर से आना या दोहराना। अपने, अपना,
हम, हमारे, मेरा लेखक के लेखन शैली का ये उदाहरण है। गश्त, पुलिस कर्मचारी का पहरे के लिए घूमना। सार्जेंट, सेना में एक पद। मोनुमेंट, स्मारक। कौंसिल, परिषद। चौरंगी, कोलकाता शहर में एक स्थान का नाम जिसको चौरंगी कहते हैं। वॉलंटियर, स्वयंसेवक। संगीन, गंभीर। मदालसा, जानकी देवी एवं जमुना लाल बजाज की पुत्री का नाम था मदालसा। कलकत्ता, कोलकाता, अंग्रेजों ने भारत में पहली राजधानी कलकत्ता में स्थापित की थी, बाद में नई दिल्ली राजधानी बनी। यानी जब अंग्रेज आए थे तो सबसे पहले उनकी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले बताइए। हाँ, सबसे पहले वो अपनी राजधानी कलकत्ता बनाए, लेकिन बाद में उन लोगों ने अपनी राजधानी दिल्ली बना ली। उसके बाद क्या हुआ कि तो लोगों ने कहा कि ऐसी सजावट उन्होंने पहले कभी नहीं देखी, और पुलिस भी जो थी पूरी ताकत से शहर में पहरेदारी गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लॉरियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लॉरियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था, क्योंकि लोगों को डर था, पुलिस वालों को डर था कि ऐसा ना हो कि सारे जो देशभक्त हैं, जो वास्तव में चाहते हैं कि अंग्रेज यहाँ से चले जाएं, जो अंग्रेजों को नहीं पसंद करते हैं, ऐसे लोग कहीं ऐसा ना हो कि सभा करना शुरू कर दें और लोगों को एकत्रित करना शुरू कर दें बड़े बड़े पार्कों में, क्योंकि पार्क ही वो जगह होता है जहाँ पर एक साथ बहुत सारे लोग खड़े होकर किसी भी भाषण या कार्यक्रम को अंजाम दे सकते हैं। तो इसीलिए क्या किया था पुलिस ने, सारे ट्रैफिक पुलिस को हटाकर इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था कि कोई यहाँ पर आकर किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम न कर सके। मोनूमेंट के नीचे जहाँ शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। पुलिस को पता चल चुका था कि मोनूमेंट के नीचे शाम को सभा होने वाली है, और इसीलिए भोर से ही पुलिस ने क्या किया, बड़ी सभा में बड़ी संख्या में उसे घेर लिया। पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया, लेकिन फिर भी आज़ादी के ये दीवाने जो है माने नहीं, और वो भोर में जाकर क्या किए, झंडा फहरा दिए। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया तथा और लोगों को मारा या हटा दिया। जैसे ही श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री थे, उनका नाम था अविनाश बाबू। तो जैसे ही उन्होंने झंडा गाड़ा तो क्या किया कि उनको पकड़ लिया गया, और जो उनके साथ लोग थे उनको मारा पीटा गया और वहां से भगा दिया गया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर न जा सके। वहां पर काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला, जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, और उनको गिरफ्तार कर लिया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा बजाज नारायण आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे। अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। अब लेखक कह रहे हैं कि 2-3 बजे के करीब क्या हुआ कि जगह जगह फोटो उतारा जा रहा था। लेखक ने भी फोटो खींचने का काफी प्रबंध किया था, लेकिन 2-3 बजते बजते कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य रूप से कौन थे, पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि स्त्रियों को लग रहा था कि पुलिस उन पर हाथ नहीं चलाएगी। लेकिन उस दिन स्त्रियों को भी नहीं छोड़ा गया। मोनूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था, वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। भोर में क्या था मोनूमेंट के पास कि सारी पुलिस की फोर्स वहां लगी हुई थी, लेकिन 1 बजे उतनी पुलिस वहां नहीं थी। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। यानी लेखक जो चर्चा कर रहे हैं सीताराम से कसरिया,
26 जनवरी 1931 के बारे में कि आज जो बात थी वह निराली थी। इस तरह की घटना और इस तरह की भीड़ आज से पहले कभी नहीं हुई। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। ये लड़ाई ओपन थी किसके साथ? ये किसके साथ लड़ाई चल रही थी, कोई बताइए? वेरी गुड, अंग्रेजों के साथ। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच की ये लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल गया कि इतनी सारी धाराएं उसने लगा दी और कहा कि कोई भी भारतवासी जो है भारतीय सभा नहीं कर सकता। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि यदि आप सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। बहुत सारे भारतीय जो थे वो तो नौकरी भी करते थे ना, तो उन लोगों को ये नोटिस दे दिया गया पुलिस कमिश्नर की ओर से कि अगर कोई भी व्यक्ति आज के दिन छुट्टी लेता है और काम करने नहीं आता है तो उसे भी दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन ली जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। यानी उधर कमिश्नर का नोटिस निकला और इधर काउंसिल का भी नोटिस निकला कि मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। यानी पुलिस कमिश्नर, यानी अंग्रेज जो थे पुलिस कमिश्नर, उसकी बात का अवहेलना करते हुए काउंसिल ने भी एक नोटिस निकाला कि चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी धारा लगा दीजिए, लेकिन 4:24 पर यहाँ झंडा फहराया भी जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी भी जाएगी। एक तरह से खुला चैलेंज दे दिया गया कि अब आपको जो करना है आप कर लीजिए। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा कि नहीं, आगे बढ़ना है। यानी ज्योतिर्मय गांगुली ने कहा कि आप पीछे हो जाइए, लेकिन सुभाष बाबू ने कहा कि नहीं, चाहे अंग्रेज कुछ भी करें, कितनी भी गोलियां चलाएं, कितनी भी बंदूकें चलाएं, कितनी भी लाठियां चलाएं, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है बल्कि आगे बढ़ना है। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि यह सब तो मैंने सुनी हुई बात मैं लिख रहा हूँ, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। अब लेखक कह रहे हैं कि सुभाष बाबू के ठीक कुछ दूरी पर ही मैं खड़ा था, मैं बहुत नज़दीक नहीं था तो बहुत दूर भी नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आंखों से देखा और पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। 36 चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी। एक व्यक्ति थे 36 चटर्जी, चूंकि कोलकाता में अधिकतर सब बंगाली ही थे, तो ये बंगाली ही हैं। जिनका सिर फट चुका था और इतनी बुरी तरह से खून निकल रही थी कि देखने वाले की भी आंखें मतलब पलक झपक ये बंद हो जाती थी। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। इधर ये सब हो रहा था और उधर स्त्रियां क्या की कि मोनूमेंट के ऊपर चढ़ गई और जाकर झंडा फहरा दी और स्वतंत्रता की घोषणा पढ़ने लगी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी नहीं हटते थे। जो वॉलेंटियर गए थे वे भी पुलिस लाठियां चला रही थी, लेकिन वे टस से मस नहीं हो रहे थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। वहाँ का सबसे बड़ा थाना है लाल बाजार थाना, वहाँ उनको लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहाँ से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। यानी पुलिस भी लाठी चलाते चलाते बीच में थोड़ी शांत हो जाती थी, लेकिन फिर उन्हें ऑर्डर मिलता था कि नहीं, लाठियां चलाना शुरू करो। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए और लाठी भी चला रही थी अंधाधुंध, किसके सिर फट रहा है, किसका मुंह टूट रहा है, किसको कहाँ लग रहा है, इस बात की उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गईं।
आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। यानी भीड़ जो है वो तितर बितर होने का नाम ही नहीं ले रही थी, लगातार आगे बढ़ रही थी। कुछ लोग सड़क पर ही बैठ जाते थे और पुलिस जो है रह रह कर उन पर लाठी से प्रहार करती रही। इसी प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लॉरी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। बृजलाल गोयनका का, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी थे, अपने साथ था, पकड़ा गया। लेखक कह रहे हैं कि बृजलाल गोयनका जो कई दिन से लेखक के साथ काम कर रहे थे और दमदम जेल में भी इन दोनों का साथ था, उन्हें पकड़ लिया गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मोनूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर भी उसको छोड़ दिया गया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। यानी मदालसा जो महिला थी, उस पता चला कि उसको भी थाना में मारा गया। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खाद्य भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है। संगीन मतलब क्या होता है? गंभीर, माने खराब स्थिति, और उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देख रेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे। बाद में तो 103 तक आ पहुंचे। अस्पताल गए। लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए थे वे अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला और लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। अपूर्व यानी उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है। कौन सा काम नहीं हो रहा है बताइए कोई? बंगाल के नाम पर है कलकत्ता। हाँ, हाँ, यानी आज़ादी की जो लड़ाई होनी चाहिए, जो देशभक्तों को करनी चाहिए थी, वो कलकत्ता में नहीं हो रहा था। लेकिन आज लेखक कह रहे हैं कि वो बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। यानी दूसरे दूसरे राज्यों में आज़ादी की बहुत सारी कोशिश हो रही थी अंग्रेज, क्योंकि पूरे देश में जितने राज्य थे, जितने लोग थे, सब लोग कहीं ना कहीं तो रह रहे थे किसी न किसी राज्य में, लेकिन सभी लोग आपस में जुड़े हुए थे। सारे देशभक्त एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उन सब का बस एक ही उद्देश्य था कि किसी तरह अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया जाए। और इसलिए सारे सब एकजुट हो गए थे और इसी के प्रमाण के स्वरूप कुछ लोगों का कहना था कि सब राज्यों में कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन बंगाल में, कोलकाता में कुछ